अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? आप खैरियत से हैं? मैं हूं डॉक्टर आसिम महमूद और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे मेरा चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स। और आज मैं आपसे बात करूंगा फर्स्ट ईयर की एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की, इसका नाम है सेल, जिसके लेक्चर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम जब आपकी और मेरी मुलाकात हुई थी और जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसमें हमने बात की थी, आपको याद है किसकी बात की थी? हमने बात की थी दो बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स की, जिनमें से एक का नाम था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे का नाम था गोल्जी बॉडीज़। आज हम बात करेंगे सेल में 3-4 ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स की मौजूदगी की जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, एंजाइम कंटेनिंग होते हैं और बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत काम के होते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और हम कंटिन्यू करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स को। तो आज सबसे पहले जो मैं बात करने आपसे चाहूँगा, मैं आज आपसे बात करना चाहूँगा लाइसोसोम की, जो कि इस सीरीज़ में हमारा 5वां सेल ऑर्गेनेल होगा। हम लोग राइबोसोम की बात कर चुके हैं, हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर चुके हैं, गोल्जी की बात हो चुकी है, ईआर की बात हो चुकी है। तो 5वां जो हमारे पास है वो लाइसोसोम है। अब देखिए पहले इसके नाम पर गौर करें। वर्ड है लाइसो इज़ फॉर लाइसिस यानी टूटना, स्प्लिटिंग। और सोमा हम पहले ही बात कर चुके हैं राइबोसोम में। सोमा का मतलब होता है बॉडी, तो ऐसी बॉडी जो तोड़ फोड़ के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो लाइसोसोम क्या है? दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे। मैंने आपको ये उसूल समझाया था, आपको याद होगा न्यूक्लियस वाले लेक्चर में, कि सेल में डबल मेम्ब्रेन हमें सिर्फ वहाँ मिलेगी, उन ऑर्गेनेल्स के पास मिलेगी जिनके पास उनका अपना डीएनए होगा। जैसे हमने देखा था न्यूक्लियस को, जैसे हम देख चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, और एक और को हम देखेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर कि वो कौन सा है। अच्छा, फिर ये स्फेरिकल सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, गोल गोल होते हैं, और ये ओरिजिनेट होते हैं गोल्जी बॉडीज से। अब देखिए ये बड़े मज़े की बात है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी कि गोल्जी का काम क्या है कि सेल जो डिफरेंट चीज़ें बना रहा है, गोल्जी उनको रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद उनको प्रोसेस करता है, फाइनल टच देता है, प्रोसेस करने के बाद उनको पैक कर देता है, पैक करने के बाद उनको रिलीज़ कर देता है। हमने कहा था कि गोल्जी जो है वो सेल में ऐसे होता है जैसे सेल का पोस्ट ऑफिस है ना, याद आ रहा है आपको? तो ये बिल्कुल वही वाला बात, बिल्कुल वही वाली बात है। तो ये गोल्जी तो ओरिजिनेट होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि गोल्जी व्हेन प्रोसेस, पैक एंड रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स दे आर कॉल्ड लाइसोसोम्स। उनको हम क्या कह देते हैं? उनको हम लाइसोसोम्स कह देते हैं। तो ये आपने बहुत ज़रूरी बात ध्यान में रखनी है कि जो लाइसोसोम्स होते हैं दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम गोल्जी बॉडीज। अच्छा, अब ये सिर्फ और सिर्फ हमें एनिमल सेल के अंदर मिलेंगे, तो दे आर फीचर्ड इन एनिमल सेल। तो फिर आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई फिर प्लांट सेल में क्या होगा? अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं कि प्लांट सेल के अंदर हम लोग कौन से सेल ऑर्गेनेल जो है वो देखते हैं। अच्छा, आप ये इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या मतलब हुआ? लेट्स सपोज आप ये फ़र्ज़ कीजिए कि ये हमारा कोई वाइट ब्लड सेल है, और वाइट ब्लड सेल चूँकि सूडोपोडिया इधर ही मूव करते हैं, एमीबॉइड मूवमेंट करते हैं, तो ये बिल्कुल आपको अमीबा की तरह लगते हैं। अब इनके सामने ये कोई बैक्टीरिया आ गया है, और ये जो बैक्टीरिया आया इनके सामने आया है, अब ये अपनी सेल मेम्ब्रेन को इसकी तरफ बढ़ाएंगे, और सेल मेम्ब्रेन को इसकी तरफ बढ़ा के इसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेंगे। आपको पता है द प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, हमने बहुत डिटेल में इसकी बात की थी। जब ये फैगोसाइटोसिस हो जाएगी तो उसके बाद लाइसोसोम यहाँ पर आके इसके साथ अटैच हो जाएंगे, और इसके साथ अटैच होने के बाद अपने एंजाइम्स को पोर करेंगे इस वैक्यूल के अंदर, और ये जो एंजाइम है ये अंदर जाके इस बैक्टीरिया की जो है वो लाइसिस कर देंगे, इसकी तोड़ फोड़ कर देंगे। तो ये जो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है जो कि फैगोसाइटोसिस के नतीजे में रिक्वायर्ड होती है, इसके लिए हमें लाइसोसोम की ज़रूरत होती है, और ये लाइसोसोम ही ये काम करते हैं। और जब लाइसोसोम इस फूड वैक्यूल के साथ मिल जाते हैं तो हम इस फूड वैक्यूल को फिर फैगोसोम कहना शुरू कर देते हैं। वो आप कभी जब डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो क्या हो रहा है, प्राइमरी लाइसोसोम क्या होते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होते हैं, टर्शियरी लाइसोसोम क्या होते हैं, वो एडवांस लेवल पे जब हम चलते हैं तब हम पढ़ते हैं, यहाँ हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब ये सिर्फ और सिर्फ जो फॉरेन मटेरियल आ रहा है, जो बैक्टीरिया आ रहा है, कोई बाहर की चीज़ आ रही है, उसको नहीं मारता है। अगर सेल में कोई सेल ऑर्गेनेल ऐसा है जो पुराना हो गया है, सही तरह काम नहीं कर रहा है, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम उसको भी जो है वो किल करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि सेल को ज़रूरत पड़ती है अपने आप को मारने की। जैसे आपने एक प्रोसेस पढ़ेंगे इंटर में जाके जिसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस, जिसमें सेल कोई टारगेट अचीव करने के लिए अपने आप को किल कर लेते हैं। तो अगर सेल्स को अपने आप को डिस्ट्रॉय करना हो तो वो लाइसोसोम्स की ही मदद लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये ऑटोफेगी कहलाता है, जिसमें सेल्स अपने आप को खा जाते हैं, अपनी डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं। और इस मौके पर जो लाइसोसोम है उनको हम सुसाइडल सेक्स के नाम से जानते हैं। आपको पता है सुसाइड खुदकुशी करने को कहते हैं, और सेक चूँकि ये थैली की तरह है तो इसलिए इनको सेक कहा जाता है। अच्छा, अब लाइसोसोम के अंदर 35 to 40 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। अब हुआ ये कि ये बात महसूस की गई और देखी गई कि बज़ाहिर बहुत ही बेदरर सी नज़र आने वाले एंजाइम, जिनका अपेरेंटली हमें लगता है लाइसोम में एक एंजाइम आगे पीछे हो गया तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। हमें पता लगा कि इनका
जो डिजीज़ की पैथोजेनेसिस है, पैथोजेनेसिस से मुराद होती है डिजीज़ की प्रोडक्शन, डिजीज़ की प्रोडक्शन में इसका बड़ा रोल है। तो ये देखा गया कि अगर लाइसोसोम का कोई एंजाइम, कोई भी एक एंजाइम या एक से ज़्यादा एंजाइम अगर लाइसोसोम में एब्सेंट हो जाएं तो लाइसोसोम किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट करना बंद कर देते हैं। जब वो किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट करना बंद करते हैं तो वो लाइसोसोम इस फेगोसोम के अंदर सबस्ट्रेट को जमा करना शुरू कर देता है और ये सेल को स्वेल करके सेल को बर्स्ट कर देता है, डैमेज करता है, टिश्यू को डैमेज करता है और एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ जो है वो जनरेट हो जाता है। इसको हम लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ का नाम देते हैं। अब ये जो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ हैं इनमें से 3 हमारे सिलेबस में शामिल हैं। उनमें से जो पहली है वो टे-सेक्स है। अब टे-सेक्स के अंदर क्या होगा जी, जिन बच्चों को टे-सेक्स होती है एक तो वो मेंटली रिटार्डेड हो जाएंगे, उनकी मेंटल ग्रोथ कभी भी सही तरह से नहीं होगी, ठीक है। उनके जो माइलस्टोन है वो डिले हो जाएंगे। माइलस्टोन मुराद आपको पता है कि बच्चे एक पर्टिकुलर उम्र पे बैठने लगते हैं, खड़े होने लगते हैं, चलने लगते हैं, सारी चीज़ें, तो वो डिले हो जाएंगी। इसके साथ साथ उनको ब्लाइंडनेस हो जाएगी, तो इट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम में ज़्यादा है और बहुत अर्ली इसमें डेथ हो जाएगी। आमतौर पर ये बच्चे 2 साल 3 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। एक और जो डिजीज़ में आपने देखनी है वो है गाउचर्स डिजीज़। इसके अंदर भी हेपेटो स्प्लीनोमेगेली होगी। अब हेपेटो इज़ फॉर लिवर, स्प्लीनो इज़ फॉर स्प्लीन, मेगेलो मतलब बड़ा होना, तो इसमें लिवर और स्प्लीन जो है वो बड़े हो जाएंगे। इस तरह इसमें जो बोन है, एंजाइम्स बोन को इरोड करना शुरू कर देंगे, बोन को डैमेज करना शुरू कर देंगे, बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर होंगे, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, बच्चे जो है वो मेंटली तौर पर रिटार्डेड होंगे, नॉर्मली डेवलप नहीं होंगे। तीसरी डिजीज़ है कॉल्ड क्रेब्स डिजीज़। इसके अंदर भी मेंटल रिटार्डेशन होगी और लॉस ऑफ वाइट मैटर, जो माइलिन शीट होती है। जब आप आएंगे सेकेंड ईयर में तो आप देखेंगे नर्वस सिस्टम के जो सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स के ऊपर फैट की लेयर होती है, उसको बोलते हैं माइलिन, जो कि न्यूरॉन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, तो वो नहीं होती है तो, और इसमें भी अर्ली डेथ हो जाती है। तो लाइसोसोम्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से देखना है। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके ऊपर जो है वो एंट्री टेस्ट के अंदर भी बहुत सारे सवाल जो है एग्जाम के अंदर आते हैं और आते रहते हैं, ठीक है। तो ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अब सेल में सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड एंजाइम कंटेनिंग ऑर्गेनेल सिर्फ और सिर्फ लाइसोसोम नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, है ना। उनमें से आज हम 2-3 की बात और करेंगे। उनमें से जो पहला है वो है पेरोक्सिसोम। अब पेरोक्सिसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है और इसके बारे में भी बिलीव किया जाता है कि ये भी गोल्जी बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। अब इनके पास एंजाइम होते हैं जो कि एक टॉक्सिक कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये ऑक्सीजन एटम को हाइड्रोजन एटम को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ऑक्सीजन के पास। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस है। जैसे ही ये बनता है तो सेल के पास एक लकीली बहुत ज़बरदस्त एंजाइम मौजूद है, इसको कैटालेज, और कैटालेज इसको कैटालाइज करके हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन, वाटर में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके न्यूट्रलाइज कर देता है। पेरोक्सिसोम के बारे में ये बात तस्वुर की जाती है कि ये डिटॉक्सीफाई करते हैं अल्कोहल को। दैट्स वाई पेरोक्सिसोम आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं लिवर सेल में, और ये आपको एनिमल में और प्लांट में दोनों में नज़र आते हैं। इसीलिए जब आप देखते हैं किसी अल्कोहलिक बंदे को, यानी जो ड्रिंकर हो, अल्कोहल पीने का, शराब पीने का आदी हो, तो आप देखेंगे कि उसमें वो जो अल्कोहल होती है उसको डिटॉक्सीफाई करना लिवर का काम है। अब अगर वो थोड़ी थोड़ी अल्कोहल जो है वो ड्रिंक करते रहेंगे, जैसे वेस्ट में आपको पता है बिल्कुल ये कॉमन है, वो घरों में, दावतों में, दफ्तरों में, शादियों में, पार्टीज में, इधर उधर हर जगह दे यूज टू ड्रिंक अल्कोहल। तो अगर वो थोड़ा थोड़ा पीते रहेंगे तो पेरोक्सिसोम उसको डिटॉक्सीफाई करते रहेंगे। अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा पी लिया तो फिर आपको पता है कि पेरोक्सिसोम की एक कैपेसिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने की, लिवर डैमेज होने लगेगा और फिर तरह तरह के मसले मसाइल उन लोगों को पैदा हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता है लिवर में सिरोसिस हो सकती है और भी बहुत सारी गड़बड़ हो सकती हैं, तो ये बड़े मसले मसाइल उनके साथ पैदा हो जाएंगे। अच्छा, अब जब हम प्लांट सेल को देखते हैं तो प्लांट सेल में हमें एक सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल और नज़र आती है जिसको आप बिल्कुल पेरोक्सिसोम का एनालॉग ही समझिए, यानी आप उसको पेरोक्सिसोम का छोटा भाई समझ लीजिए, ठीक है। और उसको हम नाम देते हैं, ये हमारी 6 ऑर्गेनेल थी, उसको हम नाम दे देते हैं ग्लाइऑक्सिसोम का, ठीक है। याद रहे पहली बात कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, तो दे आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स, ठीक है। ये हमें सिर्फ प्लांट सेल में मिलेंगे, इसके अलावा हमें किसी और जगह पे ये नहीं मिलेंगे। नंबर 2 याद कर लीजिए कि ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, ठीक है। एक और बात याद कर लीजिए कि इसके पास वो एंजाइम है, कंटेन एंजाइम्स विच
कन्वर्ट फैट्स इनटू ग्लूकोज। ठीक है, जो फैट को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका जर्मिनेशन ऑफ सीड में। तो दे हैव इंपॉर्टेंट रोल इन जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो जब आप सीड को ज़मीन में लगाते हैं, आपको पता है सीड में स्टोर्ड फूड होता है फैट की फॉर्म में। वो स्टोर्ड फूड जो है ये जर्मिनेट करने के बाद उसको अपना मोबिलाइज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और उससे प्लांट जो है वो सीडलिंग बनना शुरू हो जाता है। तो ये ग्लाइकोसोम की थोड़ी सी हमने बात की। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल इसकी आज मैं आपसे बात करूंगा, वो है सेल का वैक्यूल। ठीक है, अच्छा, अब जो वैक्यूल वर्ड है ये हमने बनाया है एक वर्ड वैक्यूम से, और आपको पता है वैक्यूम का मतलब होता है खाली स्पेस, खाली जगह। तो अब आप ये समझ लीजिए कि साइटोप्लाज्म में वो जगह जहाँ पर साइटोप्लाज्म ना हो उस जगह को हम वैक्यूल बोलते हैं। तो व्हाट इज़ वैक्यूल? वैक्यूल आर नॉन साइटोप्लाज्मिक या नॉन प्रोटोप्लाज्मिक स्पेसेस इन साइटोप्लाज्म। तो दे आर नॉन साइटोप्लाज्मिक फिल्ड स्पेसेस इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, अच्छा, अब याद रहे कि इनके पास ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड एंटिटीज, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है ये। तो ये बात आपने याद रखनी है। और नंबर 2 आपने यहाँ क्या याद रखना है कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होने के साथ साथ ये जो है जनाब परमानेंट होते हैं प्लांट सेल में। तो दे आर परमानेंट इन प्लांट सेल while form at time of need in एनिमल सेल्स। तो एनिमल सेल्स में इसे तब बनते हैं जब इनकी ज़रूरत होती है, अदरवाइज ये उसमें नहीं बनते। अब ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है और इनकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। तो मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। अब आपने याद रखना है कि जो वैक्यूल है, चूँकि ये परमानेंट मेंबर हैं प्लांट सेल के, तो इनके बेतहाशा काम है प्लांट के अंदर। मैं आपको बताता हूँ कुछ काम इनके। नंबर 1, ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे इनके फंक्शंस की वैक्यूल के। तो ये स्टोर हाउस हैं सेल के, दे आर स्टोर हाउस ऑफ सेल। तो ये बात आपने याद रखनी है, भूलनी नहीं है। नंबर 1 ये बात हो गई। नंबर 2, जब हम इनको देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये सेल सैप कंटेन करते हैं। तो दे आर सेल सैप कंटेनर्स। और आपको पता है कि सैप ऐसे फ्लूइड को बोलते हैं जिसके अंदर मिनरल जो है वो डिज़ोल्व हुए हों। ठीक है, उसके अलावा जब हम इनको देखते हैं तो ये शेप प्रोवाइड करते हैं सेल को। तो दे आर शेप प्रोवाइडर्स। और कैसे प्रोवाइड करते हैं? अपनी टर्जिडिटी से, अपनी टेंशन से, प्रेशर से। तो बाय देयर टर्जिडिटी। तो ये बात आपने याद रखनी है। नंबर 4, जब हम इनको देखते हैं तो इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि ये बिल्कुल लाइसोसोम की तरह काम करते हैं। तो ऑल्सो एक्ट एज लाइसोसोम्स इन प्लांट। तो अगर कभी प्लांट सेल को अपने आप को मारना हो या कोई एक्टिविटी करनी हो तो ये इनके थ्रू जो है वो परफॉर्म करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जब हम देखते हैं तो इनकी ये टर्जिडिटी प्लांट सेल की मैचुरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जब आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में तो आप डेवलपमेंट पढ़ेंगे प्लांट की, तो वहाँ पर आपको पता लगेगा कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये नेसेसरी हैं, दे आर नेसेसरी फॉर मैचुरेशन ऑफ प्लांट सेल, फॉर मैचुरेशन ऑफ प्लांट सेल। ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर में मैंने आपसे बात की है जनाब अली लाइसोसोम्स की, मैंने आपसे बात की पेरोक्सोसोम्स की, मैंने आपसे बात की ग्लाइकोसोम्स की और मैंने आपसे बात की वैक्यूल की। तो मैंने कोशिश की है कि आज के वैक्यूल में हम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड एंजाइम कंटेनिंग जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको हम सबको जो है वो कवर कर लें। होपफुली हमने कवर कर लिया होगा। आप मेरा चैनल देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, लोगों को बताते रहिए। जितना ज़्यादा देख सकते हैं इसको देखिए और इस कॉज को आगे बढ़ाइए ताकि इस मुश्किल सूरत हाल में सब जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलूँगा तो हम इंशाल्लाह बात कर रहे होंगे हमारे आखिरी की 2-3 सेल ऑर्गेनेल्स की। हम बात करेंगे साइटोस्केलेटन की, हम बात करेंगे सेंट्रियोल्स की, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो हम सेल ऑर्गेनेल को अभी छोड़ गए हैं क्लोरोप्लास्ट की, प्लास्टिड की हम लोग बात करेंगे।
तो मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।